आज इस वीडियो के माध्यम से हम मानक हिंदी भाषा के वैज्ञानिक विवरण पर रूप की दृष्टि से चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का विकास किस तरह हुआ? जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले वंश वृक्ष पर दृष्टिपात करेंगे। ऋग्वेद की भाषा अवेस्ता मानी गई है, जिसे हम वैदिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि ऋग्वेद हमारा आदि ग्रंथ माना गया है, इसीलिए वहीं से हम भाषा का प्रारंभ मानते हैं। अवेस्ता से संस्कृत भाषा निकली। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए शूरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास माना गया है। खड़ी बोली हिंदी के विकास के बाद हम जब इसकी शब्द रचना के विषय में चर्चा करते हैं तो हिंदी में शब्द रचना के कुल 4 प्रकार हैं। संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। संधि द्वारा किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके पूर्व हम ये जान लेना चाहेंगे कि भाषा की जो उत्पत्ति है, प्रारंभ है, वह ध्वनि से होता है। ध्वनि सबसे छोटी इकाई मानी गई है भाषा की। ध्वनि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं और व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वर का सहयोग लेना होता है। इन सब चीज़ों की विस्तृत चर्चा हम अपने व्यक्तिगत लिंक पर बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आप वर्ण की जानकारी के लिए, शब्द की जानकारी के लिए उन वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं शब्द रचना की। जो मूल धातु होती है, उस मूल धातु में किस तरह शब्द बनते हैं, बनाए जाते हैं या निकलते हैं। संधि द्वारा जब हम शब्दों की चर्चा करते हैं तो वाक शब्द है, या कहना चाहिए जिसे हम संस्कृत में कहते हैं धातु है, और उसमें जब हम ईश जोड़ देते हैं तो वाग धन ईश, इससे बनता है वागीश। इसी तरह से समास की दृष्टि से हम देखते हैं तो जब हम कहते हैं राजकुमार, तो इसका मतलब होता है राजा का कुमार। हमने इसमें कारक जोड़ दिए हैं। कारक क्या है, हम इसकी चर्चा भी अलग से अपने व्यक्तिगत वीडियो में कर चुके हैं। थोड़ा हम यहाँ पर भी उसे समझने का प्रयास करेंगे। उपसर्ग द्वारा शब्दों का निर्माण किस तरह होता है, सबसे पहले हम समझ लें उपसर्ग किसे कहते हैं। धातु के या जो मूल शब्द होता है हमारा, उसके आगे जो शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं और उसके माध्यम से नया शब्द बनाया जाता है, जिससे या तो शब्द के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है या उसका अर्थ ही कुछ नया हो जाता है। इस तरह जो शब्द के आगे जोड़े जाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द है, उसके आगे हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा प्रहार।
इसी तरह से प्रत्यय के द्वारा भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे सांप मूल शब्द है और उसमें यदि एरा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा सपेरा। तो ये हमने देखा शब्द रचना 4 प्रकार से होती है हिंदी में, संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। अब बात आती है लिंग की। लिंग किसे कहते हैं? हिंदी में केवल 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में एक लिंग और था, नपुंसकलिंग। संस्कृत के नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग मान लिए गए हैं। पुल्लिंग को जब स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है तो उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं। किसी भी शब्द से जब पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है तो उसके अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द माने गए हैं। अब हम आते हैं वचन पर। वचन किसे कहते हैं? वचन अर्थात संख्या। जब किसी शब्द से हमें किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है तो वह व्याकरण की दृष्टि से भाषा में वचन कहलाता है। हिंदी में केवल 2 ही वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी थे जिन्हें हिंदी में बहुवचन के अंतर्गत समाविष्ट कर दिया गया है। जब बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं तो उसमें भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कारक चिन्ह पर हम जब चर्चा करते हैं तो चूँकि हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है तो संस्कृत को यदि हम देखें तो वहाँ संस्कृत में विभक्तियाँ थी। शब्द के 24 रूप 8 विभक्तियों एवं 3 वचनों के द्वारा वहाँ बनाए जाते थे, किंतु हिंदी में कारक चिन्हों का विकास हुआ और इस दृष्टि से हिंदी और संस्कृत में बहुत अंतर दिखलाई देता है। संस्कृत में जो विभक्ति चिन्ह थे वे शब्द से जुड़ जाते थे और नए रूप का निर्माण करते थे। हिंदी में कारक के रूप में जब उनका विकास हुआ तो ये शब्द के साथ नहीं जुड़ते, अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी शब्द होता है उसका अर्थ बहुत कुछ इन कारक चिन्हों के अनुसार ही निकलता है। किस तरह निकलता है यह चीज़ भी हम देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी में केवल 2 रूप हैं, मूल और विकारी, और इन्हीं के साथ कारक चिन्हों को जोड़कर वाक्य रचना की जाने लगी। जो कारक चिन्ह है वह है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा भी इसका साथ लगाया जाता है, संप्रदान को के लिए भी लगाया जाता है, अपादान से संबंध का के की रा रे री ना नी ने, ये सारे इसके चिन्ह हैं। अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। इस तरह से हिंदी में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो चिन्ह हैं जो हमने अभी बोले हैं वह जैसे ने को से का के की में पर, ये चिन्ह शब्दों के मध्य लगाए जाते हैं और उसी अनुसार अर्थ निकलता है।
जिसे बड़े रोचक तरीके से हम समझने का प्रयास करें। यदि मैं ये कहूँ कि राम ने लाठी से सांप को मारा, तो राम ने से पता चल रहा है मारने वाला राम है। किसको मारा है? सांप को से पता चल रहा है किससे मारा है। साधन क्या प्रयोग हुआ है? लाठी प्रयोग हुई है। तो हमें पता चल रहा है कि मारने वाला राम है, लाठी से मारा है और सांप को मारा है। परंतु यदि इनका हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं और कह देती हूँ लाठी ने सांप को मोहन से मारा, तो आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि लाठी कर्ता नहीं हो सकती है, वो साधन हो सकती है, वह निर्जीव वस्तु है। इस तरह से जो अर्थ निकल रहा है शब्द वही है, परंतु एक जगह अर्थ निकल ही नहीं रहा है, बैठता ही नहीं है। और हमने देखा था जो पहला वाक्य प्रयोग किया था उसमें सीधा साधा अर्थ निकल रहा था। इस तरह से हिंदी के अंतर्गत शब्द रूप 4 रूपों में बनते हैं। लिंग, वचन और कारक की स्थिति होती है। जब हम काल पर चर्चा करते हैं तो हिंदी